Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur and this is our 13th lecture on vector algebra। और अपने जितने भी टॉपिक्स थे वो वेक्टर अलजेब्रा के जितने अपने को चाहिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए वो ख़त्म हो गए हैं। तो सारे के सारे लेक्चर जिसने नहीं देखे हैं पहले कंप्लीट टू लेक्चर देखो। उसके बाद जो 12th लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने असाइनमेंट दी हुई है, आप वो वहाँ से डाउनलोड करो और खुद से प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप ये लेक्चर देखो क्योंकि ये जो लेक्चर है ये उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन वीडियो है। मतलब इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस का क्या करूँगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है उस असाइनमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है और क्या कहा गया है कि एक सी वेक्टर है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सी वेक्टर नहीं दिया गया, ए और बी तो दिए गए हैं, देखो सी नहीं दिया गया, लेकिन सी के लिए कंडीशन दी गई है कि जो ए वेक्टर और सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो सी वेक्टर के मोड के बराबर है। दूसरा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का जो मोड है वो 2√2 है, ठीक है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, सूडो वेक्टर आती है, लेकिन यहाँ पे अपने को सिर्फ मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब इन दोनों से जो वेक्टर आएगा उसका और जो सी वेक्टर है उसका, उन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है और अपने को ये पूछा गया है। क्लियर, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मोड, यही बात है। तो अपना ये जो वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैं इसको एक नए वेक्टर की तरह मान सकता हूँ ना, जैसे के वेक्टर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये क्या हो गया, के वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मोड हो गया, यही तो बात है। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, पहले वेक्टर का मोड, दूसरे वेक्टर का मोड और साइन थीटा, बोलो यही होता है, ठीक है। किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए जैसे ए क्रॉस बी है तो ए बी साइन थीटा। एन कैप क्या होती है, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैं यही लिखूंगा। अब ये के क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही तो है, तो के वेक्टर का मोड बेसिकली किसके बराबर है, चलो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं अपन। ये के वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है, ठीक है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन। अब देखो कह दिया गया है कि ए क्रॉस बी, ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन के वेक्टर एंड सी वेक्टर, बोलो। अरे कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उन दोनों जिनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उन दोनों के बीच का एंगल आता है, तो के वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। यहाँ पे देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर, सॉरी के वेक्टर, तो के वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 30। इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, सी वेक्टर का मोड और साइन 30। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। देखो अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ये तो चाहिए, देखो यही तो पूछा है। साइन 30 1/2 होता है, आपको पता है। अब आपको क्या चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड चाहिए और सी वेक्टर का मोड चाहिए, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर बी वेक्टर का जो है क्रॉस का मोड कैसे निकाल सकता हूँ, ये रे देखो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूं, और किन्हीं भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकलता है, आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद जो पहला वेक्टर है, ध्यान रखना, जो पहला वेक्टर है वो सेकंड रो में आएंगे उसके कंपोनेंट, और जो दूसरा वेक्टर है उसके थर्ड रो में आएंगे। तो देखो ये वेक्टर रहा, कितना है, 2 1 -2, 2 1 -2। बी वेक्टर देखो आई कैप प्लस जे कैप, के कैप नहीं है मतलब 0 हो जाएगा।
अब डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता होगा, आई कैप ये और ये इस तरीके से। अब देखो 1 इंटू 0 0 माइनस -2 इंटू 1 -2, उसके बाद माइनस जे कैप। फर्स्ट रो के अबाउट कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ये जो साइन आता है आगे ये किस हिसाब से आता है, -1 बेस टू दी पावर आर प्लस सी। आर क्या बताता है, रो का कौन सा नंबर है, और सी बताता है कॉलम का नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है तो 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 मतलब माइनस माइनस। या फिर आपको याद होगा अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन लगाते हैं छोटी क्लास में जैसे बताते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया माइनस जे कैप। अब ये कैंसल और ये कैंसल, तो इसको इससे करोगे तो 0 माइनस -2 को 1 से करोगे तो -2 प्लस के कैप, ये और ये हटा दो, 2 1 = 2 -1, तो ये कितना आ गया भैया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 2i कैप, माइनस माइनस प्लस और वापस से माइनस माइनस के 2j कैप। क्लियर है, 2 - 1 तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये हो गया के कैप। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। लेकिन क्या अपने को ये चाहिए क्या, नहीं, अपने को तो इसका मोड चाहिए। तो इसका मोड चाहिए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, और तीनों को जोड़ने के बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो 2 2 = 4 + 4 + 1, तो ये अंडर रूट जब आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब अपने को ये और सोल्व करना है। अब क्योंकि देखो उधर मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो मैं ये मिटा लेता हूँ, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ 3। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये मिटा लेता हूँ और मैं सी वेक्टर का जो है मोड निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखो सी वेक्टर के रिलेशन देखो भैया, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो मैं इसको लेके चलता हूँ। देखो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो सी वेक्टर माइनस एक ए वेक्टर किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेम वेक्टर को। तो अगर कभी भी आप दो सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, मोड का स्क्वायर आता है। अरे किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मोड का स्क्वायर आ जाता है। तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, सी वेक्टर माइनस वेक्टर का, बोलो, अरे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोई वेक्टर बता रहा है उसके उसी से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता है। इसको सॉल्व कर लो आप लेफ्ट हैंड साइड को, तो इस सी वेक्टर को सी से करोगे तो सी वेक्टर का मोड का स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, उसके बाद सी वेक्टर को इससे करोगे तो माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अरे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस माइनस प्लस, और ए वेक्टर को ए वेक्टर से करोगे तो उसका मोड का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे सी को सी से किया तो उसका मोड का स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी है 2√2, स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा। अरे 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया 8। क्लियर है। अच्छा अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। इसका मतलब ए डॉट सी और सी डॉट ए सेम होते हैं। अच्छा, एंड लेट सी वेक्टर का जो मोड है मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, एक्स, मुझे नहीं पता, यही मेरे को निकालना है तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख दूँ एक बार, 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर ये रहा ए वेक्टर,
इसका मोड कितना आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 एंड प्लस 4 9। अरे ए वेक्टर का मोड ये देखो, ये रहा आपका ए वेक्टर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 हो गए, और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 और 4 9। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू रखनी तो हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू भी आपको दी गई है, ये रही, कितने, मोड ऑफ सी वेक्टर, और मोड ऑफ सी वेक्टर को मैंने एक्स माना हुआ है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया ना। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। x की वैल्यू कितनी है, 1। अब x क्या है, सी वेक्टर का मोड है, सी वेक्टर का मोड है, तो इसका मतलब आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई, कितनी, 1। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो सारी वैल्यू रख दो, तो देखो ये आपको चाहिए था, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3/2। कितना आंसर आ गया, 3/2। ऑप्शन में देख लेता हूं कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन। आपके जो असाइनमेंट है उसके अंदर ये बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, क्लियर है। अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, मैं इनको मिटा लेता हूं। देखो भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसका प्रोजेक्शन है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है ऑन वेक्टर बी, दिया हो गया है कितना, इतना है कि ए वेक्टर का जो बी पे प्रोजेक्शन है वो 19/9 है, 19/9 है। तो वैल्यू ऑफ एम निकालो। तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। बी कैप मतलब जिसका प्रोजेक्शन है, जिसका है वो पूरा वेक्टर लिखोगे, और जिसके ऊपर है उसका सिर्फ यूनिट वेक्टर लिखोगे। क्लियर है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन कितना दिया गया है आपको, ए वेक्टर डॉट बी कैप इक्वल्स टू आपको दिया गया है 19/9, ये गिवन है। बोलो, ये रहा देखो इक्वल टू, ये ए वेक्टर आपके पास है, बी वेक्टर आपके पास है, तो पहले तो मैं ए वेक्टर लिखता हूं, आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस के कैप डॉट, यहां बी वेक्टर नहीं आएगा, बी कैप आएगा, तो अभी कैप में तो कन्वर्ट कर लेंगे अपन। ये बी वेक्टर है, इसका कैप चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दूं। अरे भैया, ये जो वैल्यू है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि बी वेक्टर में जब बी का मैग्नीट्यूड का भाग लगाओगे तो बी कैप भी बचेगा। तो कितना आ गया, √4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 49, 49 एंड 32 50 81, और 81 का √9, तो 9 से 9 डायरेक्ट ही कट जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो 4 प्लस का m और माइनस का 4, तो माइनस का 4m, प्लस का 1 और प्लस का 7, तो प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 9, 19/9, ये कैंसल, 7 और 4 11, तो 19 माइनस 11, क्योंकि 11 इधर है पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो -4m इक्वल्स टू 8, तो m इक्वल्स टू 8/-4 दैट इज -2, तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन था आपके में, डी, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, दो क्वेश्चन हो गए।
चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, गेट और आईआईटी जैम के लिए। यानी कि जो इस सीट की जो क्वेश्चन थे मोस्टली आईआईटी जैम और गेट, क्योंकि दोनों का पेपर आईआईटी सेट करता है, छोटे क्वेश्चन इस तरीके के बहुत आते हैं। सीएसआईआर नेट का जब पेपर सीएसआईआर सेट करता था तो जो है पेपर में इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आया करते थे। पहला क्वेश्चन हालांकि काफ़ी अच्छा था और इस टाइप का क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछा जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है अगर मैं नेट के पर्पज से देखूँ तो। लेकिन जब से आपने देखा होगा 2 या 3 टाइम से क्या हो रहा है, पेपर एनएटी जो है अपना एनटीए बना रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना रहा है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अगर आप पेपर देखोगे पुराने पेपरों से कंपेयर करोगे तो आपको छोटे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे इन कंपेरिजन टू ओल्ड पेपर्स। तो छोटे क्वेश्चन आ भी सकते हैं भाई, है ना। आप देखोगे लगातार कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ईजी होता जा रहा है जब से एनटीए ने बनाना स्टार्ट किया है। तो एनटीए ने क्या है, कैलकुलेशन जिनके अंदर कम होती है वो क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया है, आप ये नोटिस कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फॉर एनी वेक्टर विच ऑन द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि कोई भी अगर वेक्टर है तो उन चारों में से कौन सा ट्रू है। तो देखो ऑप्शन, अच्छा इसमें देखो असाइनमेंट में मिसप्रिंट है। अगर आप असाइनमेंट देखोगे तो ए और बी दोनों ऑप्शन सेम है, मतलब ए जैसा ही है बी भी, लेकिन दोनों में फर्क मैं बता देता हूँ। जो बी ऑप्शन है उसमें यहाँ डॉट है यहाँ, ठीक है, देखो यहाँ। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, ए क्रॉस आई कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और किसी भी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ कैसे लिख सकते हो आप, जैसे ए क्रॉस आई कोई भी वेक्टर आएगा, और कभी भी दो वेक्टर लिखते हो तो उनके बीच या तो क्या होगा, डॉट होगा या क्रॉस होगा। इसके अलावा कोई इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ए वेक्टर बी वेक्टर इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप एक वेक्टर होगा और इसको आई कैप लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो चांस ही नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर कंपोनेंट ही आएगा, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे इसके साथ, तो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना। सी ऑप्शन देखो, ए वेक्टर डॉट आई कैप करोगे तो ये एक्स आएगा। आई कैप का मतलब कि सी का भी डॉट प्रोडक्ट करने का क्या मतलब है कि उसके अलोंग कंपोनेंट। तो ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब अगर मैं ए वेक्टर डॉट आई कैप करता हूं, ये लो, अरे तो क्या आएगा भाई, इन दोनों से तो जीरो, ए एक्स ही तो आएगा। ऐसे ही तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए एक्स, इसकी वैल्यू ए वाई और इसकी वैल्यू ए जेड। अब देखो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप बन गया नहीं वेक्टर, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। और ऑप्शन 4 भी आप देखना चाहो तो देखो, ए डॉट आई क्या आ जाएगा, ए एक्स को स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। अच्छा अब स्केलर क्वांटिटी का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो अगर आप ये भी नहीं करते तो देखो सिर्फ देखने से पता चल जाता कि ए बी और डी ये ऑप्शन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी वेक्टर की। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ए वेक्टर दिया गया है आपको, बी वेक्टर आपको दिया गया है और आपको सी वेक्टर भी दिया गया है, और पूछा गया है आर साइड्स ऑफ विच ट्राइंगल, के 3 वेक्टर दिए गए हैं, तो ये किस ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं। साइड्स का मतलब भुजाएं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भुजा साइड्स किस ट्राइंगल की हो सकती हैं। ऑप्शन में था आपका आइसोसेलस, ठीक है, इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्राइंगल और नन। आइसोसेलस का मतलब होता है जिसकी 2 साइड इक्वल हो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं अपन आइसोसेलस। हिंदी के अंदर बोलते हैं समद्विबाहु, है ना। हाँ, इक्विलैटरल का मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। अब अगर एक एंगल राइट एंगल हो गया इसका मतलब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और नन तो फिर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो देखो मैं क्या कर लूँ, ए वेक्टर का मोड निकालूं, साइड की लेंथ इसका मोड ही होगी, 3 का स्क्वायर 9
प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये हो गया √14। बी वेक्टर का मोड देखो, 1 प्लस 9 प्लस 25, अरे 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 एंड 25 एंड 10 35। और सी वेक्टर का मोड देखो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 एंड 4 4 ज़ा 16 21। क्या तीनों साइड बराबर आ रही हैं? नहीं आ रही, मतलब इक्विलैटरल नहीं है। क्या दो साइड बराबर आ रही है? नहीं है। अच्छा, क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है? लग रही है। देखो, अगर मैं इस साइड को इस साइड का स्क्वायर को जोड़ दूं तो मेरे पास इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मतलब अगर किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अरे पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब, है ना। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो इनमें से एक को बेस मान लो, एक को परपेंडिकुलर मान लो, और ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस। तो इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पाइथागोरस की, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें भी कौन सा करेक्ट था? सी करेक्ट था। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। और ध्यान देना, ये क्वेश्चन लगते हैं छोटे छोटे हैं, क्योंकि जब तक मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ तब तक छोटे छोटे लग रहे हैं। बिना करे अगर आपको अभी भी थोड़ा वहम हो कह रहे तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन आप करके देख लो एक बार, है ना, वहम निकल जाएगा। छोटे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट m फॉर विच ए वेक्टर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री विद बी वेक्टर। तो देखो, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है mi प्लस j प्लस √5k, और आपको बी वेक्टर भी दिया हुआ है, कितना है? 4i -5j प्लस √5k। और क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो ये m निकालो। तो देखो भाई, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? डॉट प्रोडक्ट कर लिया करो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, और इन दोनों के बीच का एंगल। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो देखो, आई कैप का आई कैप के साथ करोगे तो 4m, जे कैप का जे कैप -5 और 1 तो -5, √5 प्लस 5 तो +5। इधर आओ, ए वेक्टर का मोड, ये रहा ए वेक्टर, इसका मोड का मतलब √m² प्लस 1 प्लस √5 का स्क्वायर 5। बी वेक्टर का मोड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस √5 का स्क्वायर 5 cos 60। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपना 4m, ये हो गया अपना m² प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5 30 46, और cos 60 का मतलब 1/2, कितना? 1/2। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो गया 8m इक्वल्स टू √m² प्लस 6 इंटू √46। दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो ये हो गया 64m² इक्वल्स टू √ का स्क्वायर करोगे तो √ हट जाएगा, m² प्लस 6, और इसका भी √ हट जाएगा 46। तो ये कितना हो गया? 64m² माइनस 46m² इक्वल्स टू 6 इंटू 46। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। 64 माइनस 46 का मतलब 18m² इक्वल टू 6 इंटू 46। m² इक्वल टू 6 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, तो m² कितना आ गया? 46/3। तो m कितना आ गया? प्लस माइनस √46/3। मतलब चाहे पॉजिटिव 46/3 हो m की वैल्यू, चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केस में
ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन था आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ये ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों के पास असाइनमेंट नहीं है वो डाउनलोड कर लो पहले ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, ठीक है। और ये मेरी एडवाइस है कि अगर देखो आप तैयारी कर रहे हो, सीरियसली पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली जो है आप कंटेंट देख लेना, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना जिसने लास्ट ईयर कोचिंग की हो, किस तरीके से पढ़ाते हैं और क्या मैं जिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ वो कम है क्या उससे, 1% भी कम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप पूरी जो है शिद्दत से तैयारी करो, और ये जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज़ वगैरह होते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं डाल देता हूँ, उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लिया करो, दैट विल बी बेटर। क्योंकि देखो फ़ोन से कंटिन्यू मुझे भी नहीं लगता कि आप कोई भी जैसे लेक्चर भी देख रहे हो, अचानक से एक व्हाट्सअप मैसेज आ गया, फिर आप बैक लेके वापस, क्योंकि मैसेज रिप्लाई करना ज़रूरी होता है भैया ना, एग्ज़ाम तो चलते रहते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की बात अपन अब करते हैं। ये मैं मिटा लेता हूँ। रेंज ऑफ एक्स फॉर विच ए वेक्टर इक्वल्स टू दिया गया है 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ठीक है। बी वेक्टर दिया गया है 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस एक्स के कैप, और ये पूछा गया है कि x की किस रेंज के लिए, फॉर विच रेंज ऑफ x एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज। तो एंगल्स के बारे में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। देखो एक एंगल होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये एंगल होता है 0 से लेके 90 तक, ये लो, ठीक है, मतलब 10, 20, 45, 89, 89 तक सब क्या है, एक्यूट एंगल है। उसके बाद राइट एंगल आप जानते ही हो, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, इस एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब ऑब्ट्यूज बोल रहा है मतलब कि एंगल इतना होना चाहिए। क्लियर है? चलो ये आपको समझ में आ गया। ये तो थी लैंग्वेज प्रॉब्लम कि अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने क्या था, जब भी डॉट प्रोडक्ट का कुछ सॉरी एंगल का कुछ आए तो डॉट प्रोडक्ट यूज करो, दैट विल बी बेटर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तो वेक्टर क्वांटिटी आती है और वेक्टर को डील करना हमेशा मुश्किल होता है। जितना अपन प्रॉब्लम को स्केलर में लेके चलेंगे प्रॉब्लम उतनी ही आसान रहेगी, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, आई कैप का आई कैप के साथ मतलब 14x स्क्वायर, जे कैप का जे कैप के साथ मतलब -8x, के कैप का के कैप के साथ +x। अच्छा अब ये कितना होता है बताओ, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड इंटू उन दोनों के बीच का एंगल, ये आ गया 14x स्क्वायर -7x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। अच्छा इसको भी मैं देखो अगर आगे चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, 7x कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 2x - 1। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या कहा है इसने, इसने कहा है कि भैया आपको ऐसा एंगल देखना है जो ऑब्ट्यूज रहे, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो इस रेंज में cos थीटा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos थीटा क्या होता है इस रेंज में, हमेशा नेगेटिव। अरे 90 से 180 नेगेटिव होता है ना cos, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। तो 90 से 270 तक क्या होता है, ये नेगेटिव ही होता है cos। तो cos नेगेटिव है, मतलब ये क्या है अपना नेगेटिव। और क्या किन्हीं भी
वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। ध्यान रखना। क्यों? कि निकालते कैसे हो? अंडर रूट इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। मतलब मैग्नीट्यूड कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हो गया। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव ही आना चाहिए। बोलो, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। अगर आपको ये रेंज चाहिए तो कोस नेगेटिव होगा, और कोस नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये नंबर भी नेगेटिव आना चाहिए। तो देखो बहुत ही सिंपल हो गया सवाल। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए, जीरो से कम। जीरो से कम का मतलब नेगेटिव नंबर। अगर जीरो से कम में कोई भी नंबर ले लेता हूं नेगेटिव, तो देखो एक्स ये भी नेगेटिव होगा, और यहाँ जीरो से कम कोई भी नंबर ले लो, जैसे -1 ही ले लो, तो -1 × 2 -2, और -1 तो ये भी नेगेटिव -3 आएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि आना क्या चाहिए था? नेगेटिव। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। नहीं है ना? हाँ। तो देखो नेक्स्ट, 1/2 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अब 1/2 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो ये x क्या है? पॉजिटिव। और 1/2 से बड़ा मैं कितना ले लूँ? 1 ले लूँ। अरे 1/2 मतलब हाफ है, 1 ले लूँ। तो 2 × 2 2 - 1 ये भी पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके तो पॉजिटिव बनाएंगे, जबकि आना क्या चाहिए था? नेगेटिव। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बोलो। सी ऑप्शन देखो, 0 से लेके 1/2 तक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, ये 1/2 पे इसका ट्रांजिशन पॉइंट है। 1/2 से पहले ये नेगेटिव है और 1/2 के बाद पॉजिटिव है। 1/2 पे ये 0 हो जाता है ना? 1/2 से अगर छोटा आप कोई भी रखोगे, 1/4 रख लो, तो 2 × 1/4, 1/2 - 1 माइनस। तो 1/2 से पहले तो ये क्या है? नेगेटिव, और 1/2 के बाद ये है पॉजिटिव। तो 1/2 से पहले क्या आएगा? ये नेगेटिव ही आएगा। रख के देख लो 1/4, तो देखो ये पॉजिटिव 1/4, और 2 × 1/4 -1। 2 × 1/4 का मतलब 1/2, 1/2 - 1 माइनस का 1/2, इसका मतलब ये नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। सेटिस्फाई हो गया? मतलब ये ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। अब ध्यान ये भी रखना है, चाहे सर नेट हो, गेट हो, जेस्ट हो, ठीक है, IIT जेम हो, कोई भी एग्जाम हो, जो क्वेश्चन ऑप्शन जिनमें दिए गए होते हैं उन ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना ऑप्शन के हो ही नहीं सकते, मतलब विदाउट द ऑब्जर्विंग ऑप्शन यू कैन नॉट डिसाइड विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो आपको हर एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है ध्यान से। क्लियर है? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। आगे बोर्ड पे जगह नहीं थी तो मैं लिख नहीं पाया, अब मैं लिख लेता हूँ साथ के साथ। लैपटॉप खोला हुआ है मैंने, चलो मैं मिटा लेता हूँ अब। फिफ्टी प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, ठीक है। ए और बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड है 3, 5 एंड 7। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है। क्या पूछा है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, यहां आ जाओ। आपको पता है अगर किन्हीं भी दो के बीच एंगल का रिलेशन आ जाए तो अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आपको कुछ ऐसा रिलेशन लाना है जिसमें आपको आपके पास क्या आए? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आए। तो देखो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर लिख सकता हूं। अब मैं डॉट प्रोडक्ट करा दूं इसी इक्वेशन का इसी के साथ, डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करा दूं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस सी वेक्टर डॉट माइनस सी वेक्टर। इस इक्वेशन का खुद के साथ ही मैंने डॉट प्रोडक्ट करवा दिया।
ए वेक्टर कितना जाएगा, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सी वेक्टर का खुद के साथ करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू आपके पास है, रखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या हो गया, सेम ही हो गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर 49। ठीक है, ठीक है, तो भैया ये लो यहाँ से मिटा लेते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 49 माइनस 25 माइनस 9, 49 माइनस 9 कितना बचेगा 40 में से 25 जाएगा तो 15 और 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल, तो cos थीटा इक्वल्स टू 15/2, ए वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, 5 3 जा 15, 15 से 15 1 बच जाएगा, तो कितना आ गया ये 1/2, तो थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 1/2। आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 1/2, 1/2 का मतलब कितने पता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को मैं कितना लिख सकता हूँ π/3 लिख सकता हूँ, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, डी ऑप्शन करेक्ट था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं ना, आप क्या है अगर मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ आप 0.25 स्पीड पे देख लेना अगर आपको कोई दिक्कत आए तो, वरना दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या दिया गया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के बराबर है और ये 2 है, और पी वेक्टर दिया गया है आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और क्यू वेक्टर आपको दिया गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये कह रहा है कि भैया जो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर जो है उसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो जो है वो बराबर है 2k माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के स्क्वायर की पावर 1/2k। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं, पूछा क्या गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी गई है, सॉल्व करते हैं। तो देखो पी वेक्टर कितना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कितना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करें, करो, ए वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, कभी भी किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है 0, क्यों, क्योंकि खुद के साथ कितना एंगल बनाता है 0 और साइन 0 0, फिर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया, दोनों का हो गया। अब इसका देखो, इसका इसके साथ करो तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बी का बी के साथ करोगे तो 0। अब देखो ये कॉम्पिटिटिव होता है, और सॉरी कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर है ये बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्यों, क्योंकि माइनस है ये, तो माइनस वाले को आप प्लस बना के लिख सकते हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और एक इसकी वैल्यू है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर की, लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यही तो चाहिए, तो ये हो गया 2 बी क्रॉस ए कितना होता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ये आपके पास आ गया और ये आपको दिया गया है, दोनों को बराबर कर लेंगे काम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इनकी वैल्यू रख लो, ए वेक्टर का मोड कितने 2, बी वेक्टर का मोड भी 2 है,
तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 × 4 = 8, 8 साइन थीटा। कितना हो जाएगा? 8 साइन थीटा। तो देखो आसान हो गया। अब मैं इसकी जगह कितना रख दूं? 8 साइन थीटा। तो ये लो, 8 साइन थीटा। क्लियर है? 2 से काटो तो ये हो जाएगा 4। स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि अपने को के चाहिए, ये पावर में है, कैसे सोल्व करेंगे? तो स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा के माइनस ए डॉट बी। क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और इसका क्या है? स्क्वायर है। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के माइनस ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड भी 2, 4, 4 का स्क्वायर 16 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती कर दी अपन ने। यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर इधर भी 16 आएगा, आएगा नहीं आएगा? सिली मिस्टेक्स। अरे 4 साइन थीटा स्क्वायर करोगे तो 16 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के। 16 कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के। ये हो गया 1, तो के इक्वल टू कितना आ गया? 16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। क्वेश्चन 8 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। और आप प्रिंट आउट निकलवा लेते हो तो देखो फायदे में रहोगे। या फिर आपके पास 2 डिवाइस हों, यानी कि आपके पास एक पीसी है, लैपटॉप है और एक मोबाइल है, तो आप किसी एक के अंदर पीडीएफ खोल लो, दूसरे के अंदर आप मेरा ये वीडियो प्ले कर लो, तो काफ़ी प्रॉफिट रहेगा। वरना देखो प्रिंट आउट निकलवाना सबसे बेस्ट है, मैं तो ये मानता हूँ ना। जो पढ़ाई आप बुक से कर सकते हो ना, वो कभी भी पीडीएफ फाइल से नहीं हो सकती है। समझ रहे हो ना? इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, सब डेवलप्ड कंट्रीज है बहुत सारी, लेकिन फिर भी हर कंट्री के अंदर लाइब्रेरीज हैं। क्यों है? उनका कुछ ना कुछ बुक्स अभी भी, हर साल इतनी बुक जो है पब्लिश हो रही हैं, छप रही हैं, इतना पैसा लग रहा है उनके अंदर। क्यों लग रहा है? कोई तो रीज़न होगा। तो भैया बुक से पढ़ना ज़्यादा बेटर इन कंपेरिजन टू रीडिंग फ्रॉम सॉफ्ट कॉपीज। ठीक है? हाँ। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये दिया हुआ है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा हुआ है। क्या 2 वेक्टर ऐसे लिखे जा सकते हैं क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट था यहाँ, इक्वल टू है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के। ठीक है? और दूसरा क्या दिया गया है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। ये कह रहा है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ऑप्शन देखो अब इसके अंदर। ऑप्शन ए है ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ऑप्शन बी है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ऑप्शन सी है ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। और ऑप्शन डी है नन। आई होप कि यही है, हाँ, नन ऑफ दीज। तो देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है? सॉरी, ये ऐसे ही है क्या? एक बार देख लेता हूँ मैं। ये ए डॉट सी है भैया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो यहाँ से ए वेक्टर क्या आ जाएगा? कॉमन। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है? क्योंकि एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लग जाती है भाई। एसोसिएटिव होता है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं? एसोसिएटिव होते हैं, मतलब अगर एडिटिव, एडिशन वगैरह के लिए ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं। इक्वल टू 0। और अगर मैं इससे यहाँ पे लेके आऊं तो क्या आएगा?
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो देखो ऑप्शन 1 देखो, अगर ए वेक्टर इसके पैरेलल हुआ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल होते ही ये वैल्यू 0 जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ? ये वैल्यू 0 जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगा ना। अरे भैया ए वेक्टर अगर इसके पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब साइन थीटा आएगा और पैरेलल है तो 0 हो गया ना, 180 होगा, तो ये वैल्यू 0, तो ये तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर आप इस पे देखो, इसके ऊपर देखो कि एंगल की वजह से 0 हो सकती है क्या, ये एंगल की वजह से 0 नहीं होगी। अब या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको, ये सेटिस्फाई नहीं होगी। किससे? सिर्फ इस ऑप्शन से सेटिस्फाई तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर पैरेलल है तो डॉट हटाओगे तो cos थीटा आएगा, cos 0 भी 0 नहीं होता और cos 180 भी 0 नहीं होता। तो ये सिर्फ इस कंडीशन से तो ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता। चलो भाई इस पे आओ, ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाए, तो परपेंडिकुलर होते ही cos 90 इस बार ये सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि sin 90 तो 1 हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो sin थीटा आएगा, sin 90 1 हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ इस ऑप्शन से, सिर्फ इस ऑप्शन से ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। कब तक? जब तक या तो सी करेक्ट नहीं हो, यानी कि या तो ए 0 हो या फिर बी और सी बराबर हो। इसका मतलब अकेले इससे भी काम नहीं चलेगा, अकेले इससे भी काम नहीं चलेगा। छोड़ो भाई, सी ऑप्शन पे आओ, सी ऑप्शन पे आओ। ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर या सी वेक्टर के बराबर है, तो देखो अगर ए वेक्टर 0 हुआ तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा और ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर हुए तो भी ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा और साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहे हैं। सी ऑप्शन के लिए दोनों रिलेशन क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जबकि अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, पैरेलल देखते हैं, ये देखते हैं यार पैरेलल है तो साइन 180 0 हो जाएगा, चलो ये 0 और सेटिस्फाई हो गया, चलो ठीक है। या फिर आप ये देख लो, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी एग्जाम के अंदर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये मैं मिटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। क्या कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये बताना है। और ऑप्शन में आपको बता देता हूं, साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 1/2। हाँ यही है, साइन थीटा बाई 2 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, cos थीटा बाई 2 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन से करेक्ट हैं? या एक करेक्ट है, ये जैम का क्वेश्चन है आई थिंक। तो देखो पहली चीज, कई बार अपन गलती ये कर जाते हैं, कल मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं तो कई बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो ये 0 हो जाएगा। ये कतई गलत बात है। ये डिपेंड करता है इन वेक्टर पे कि ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। जैसे देखो ए वेक्टर इक्वल टू मैं आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और बी वेक्टर इक्वल टू ले लूँ जे कैप, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आ गया, आई कैप माइनस जे कैप। 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। 0 सिर्फ कब होगा, जब ये दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएं, ए और बी बराबर हो जाएं, वेक्टर फॉर्म में बराबर हो जाएं, ना कि मैग्नीट्यूड में। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ये आई कैप में, ये जे कैप में, इसका मतलब ये दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, यही बात है। तो आप ये भी कह सकते थे, इसके मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, 0, एक दिया था मैंने 1, और सी दिया था कि डिपेंड्स ऑन वेक्टर। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, डिपेंड्स ऑन वेक्टर, मतलब वेक्टर पर डिपेंड करेंगे कि वेक्टर क्या है ये। अगर वेक्टर इक्वल वेक्टर हुए तो ही ये 0 होगा,
अदरवाइज देखो दो अलग अलग हैं, जीरो नहीं हुआ। और आप कह सकते हो कि इन दोनों का मतलब क्या है, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है। तो आप इसको सी ऑप्शन को इस तरीके से भी देख सकते हो कि डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द बोथ वेक्टर्स, कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो इसका सी करेक्ट आएगा। उसका डी ऑप्शन भी मैंने दिया था कि कुछ भी हो मुझे क्या मतलब, है ना। तो जिन्होंने डी चूज किया है उनके लिए एक बार क्लैपिंग। हाँ, बाकी जिन्होंने भी, ज़्यादातर लोगों ने लगभग 99% ने आई थिंक जो है सी चूज किया था। और ये मतलब काफ़ी खुशी हुई मुझे देख के। तो देखो भैया, करते हैं अपन। यहाँ पे आपको माइनस भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, आप जो चाहो वो पहले लेके कर सकते हो। तो देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का इसी के साथ मैं अगर डॉट प्रोडक्ट कराता हूं तो यहाँ कितना आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो यही आएगा। यहाँ कराओगे तो ए डॉट ए का मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट कर रहा हूं अब, है ना। अरे ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी माइनस का है तो माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए, कॉम्पिटेटिव होता तो मैंने माइनस टू ए बी कर दिया डायरेक्ट, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस इसकी वैल्यू भी कितनी है 1 माइनस ए डॉट बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल इक्वल्स टू कितना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। अब इन दोनों का वैल्यू कितनी है 1 1, तो ये हो गया 2 माइनस 2 कोस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। तो ये कितना ले लूँ मैं, 2 कॉमन लेते हो गया 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। 2 को इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। और 1 माइनस कोस थीटा कितना होता है, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो याद करो भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है ये तो याद होगा। कोस थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दूँ मैं, ठीक है ना। और कोस 2 थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। वरना डायरेक्ट याद करो यार, नेट जेम की तैयारी कर रहे हो क्या, बच्चे थोड़ी हो। तो 1 माइनस कोस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ये फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के अपन यूज़ करते हैं वो भी अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो भैया CBSE की बुक देखो, किस में मिल जाएंगे, शायद 10th स्टैंडर्ड की बुक में मिल जाएंगे। 10th में नहीं मिलेंगे तो 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की बुक में 100% मिल जाएंगे। वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं देन पिंग मी, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल क्वेश्चंस जो हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, रिलेशन है, वो सब उसे एक पेज में होंगे। क्लियर है, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा। ये हो गया 1/2, ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। 2 इधर गया तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/4 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, मोड लोगे तो साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब देखो कौन सा सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जब माइनस के लिए साइन आ रहा है तो प्लस के लिए कोस आ जाएगा, आप खुद करके देख लेना, ये ऑप्शन और करेक्ट आएगा। मतलब इस बार आपको क्या लेना है, ये प्लस ले लेना है, मैं इसी में बता देता हूँ। ये लो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, इसके आगे की घटनाएं बदल जाएंगी। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब इसके आगे क्या होगा, 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड ऑफ स्क्वायर। तो ये 2 इधर आया था 4 हो जाएगा, अंडर रूट हो गया तो कोस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अंडर रूट ले लिया, हट गया। इसका मतलब तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ये MSQ क्वेश्चन था IIT JEM का। MSQ मतलब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि जितने ऑप्शन करेक्ट हैं सारे चूज करने पड़ेंगे। अगर आप एक भी सही ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो आपका गलत माना जाएगा क्वेश्चन। कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती है कि यार 2 सही थे मैंने सर 1 सही चूज कर दिया तो मेरे को नंबर मिल जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं।
होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। एक बार मैं देख लेता हूँ यार, कैमरा बंद तो नहीं हो गया है। चल रहा है भाई अभी तो ऊपर वाले की दया से। क्वेश्चन हुए 10, टाइम निकल गया 1 घंटा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। चलो कोई नहीं। देखो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग उतनी ही मेहनत करो। अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, अगर आप 10 लोग भी देख रहे हो ना, तो भी मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा जितना मैंने प्रोमिस किया है आपको। जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ कंप्लीट पढ़ाऊँगा मैं, चाहे 10 बच्चे भी देख रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10 बच्चे जितने डेडिकेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उतने डेडिकेशन के साथ आप 10 लोग भी काम करो। क्लियर है? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ द ट्राइंगल और वर्टेक्स दिए गए हैं। 3 वर्टेक्स आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। 3 वर्टेक्स आपको दिए गए हैं। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष बिंदु ऐसा कुछ है ना। और आपसे क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया 132 और 2 - 1 1, 2 - 1 1, और r जो है वो है -1 2 3। वाह, -1 2 एंड 3। तो देखो इसके लिए आपने एक तो हीरोन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें के अंदर अपन सेमी पैरामीटर निकालते हैं। पहले a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और फिर एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। अपन वो यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर देखो अंडर रूट है बहुत सारे। पहले आप ए बी सी इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे, पहले साइड से निकालोगे, तो काफ़ी लेंथी काम है ये, अपन इससे नहीं करेंगे। तो अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हालांकि मैंने अभी तक डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये याद कर लो छोटी सी चीज़, मैट्रिक्स भी पढ़ाएंगे। जब भी 3 वर्टेक्स आपको दिए गए हों और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ नहीं करना, तीनों को क्या लिख दो आप। जैसे ये इसको मैं x1 y1 z1 मान लूँ, x2 y2 z2 मान लूँ, x3 y3 z3 मान लूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। और मैट्रिक्स तो आपको सोल्व करनी आती है, तो मैट्रिक्स इजीली सोल्व कर लोगे। डिटर्मिनेंट जैसे भी मैंने करके बताया था, पहले इसको ढक लो और इनको सोल्व कर लो, उसके बाद इसको कर लो, तो इजीली डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला जो है यूज करना है। क्लियर है? अच्छा, ये अगर मान लो कभी ये पूछ ले कि 3 पॉइंट दिए गए हैं और बताओ ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, क्या पूछ ले कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है इसका मतलब कोलिनियर है, और अगर ये नॉन जीरो हो जाता है तो मतलब कोलिनियर नहीं है। ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। तो आप डिटर्मिनेंट से, इन तीनों के डिटर्मिनेंट से क्या निकाल सकते हो? एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट निकाल के नहीं बता रहा भाई मैं ना, वो तो कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पी वेक्टर आपको दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप। 12 पी वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप, एंड क्यू वेक्टर दिया गया है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। r वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस k कैप, 3i कैप माइनस k कैप। The vector v vector which is orthogonal to p vector and q vector and having unit scalar product with r vector। आप कह रहे हैं कि एक वेक्टर है v वेक्टर जो p और q के ऑर्थोगोनल है, मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री पे है, मतलब v वेक्टर p वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और q वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और r वेक्टर के साथ ये कितनी वैल्यू देता है? 1 वैल्यू देता है। आप बताओ क्या आप इस सवाल को बिना ऑप्शन के कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते। देयर में भी मैनी वेक्टर्स विच कैन सेटिस्फाई दिस कंडीशन। समझ में आ रही बात? हाँ, इसका मतलब ऑप्शन से होगा ये। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर किसकी बात करता है ये
परपेंडिकुलर की, तो डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो, क्योंकि अगर कभी भी दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा कब, अगर वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपके पास वी वेक्टर डॉट पी वेक्टर कितना जाना चाहिए, जीरो। ऐसे वी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर भी कितना जाना चाहिए, जीरो। तो आप पहले पहला ऑप्शन उठा लो। जैसे पहला ऑप्शन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई 4। इसका p के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ। तो देखो i कैप 3, 3 2 जा 6, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, 6, j कैप माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस का 6, जीरो आ गया। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस ऑप्शन के लिए। क्यू के साथ देखो, आई कैप इंटू आई कैप, तो ये आ गया 3, प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2, प्लस का 5 और माइनस का 1। ओहो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, वाह, पहले ऑप्शन में। अच्छा, अब ये और देख लो, ये और ये क्या, 1 आ रहा है क्या इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप इंटू आई कैप, 3 3 जा 9, वाओ। के कैप जे कैप इसमें है नहीं, के कैप माइनस प्लस, तो माइनस का 5 कैसे आया, अरे आई कैप के साथ होगा। ये पहला ऑप्शन है भाई, ए जो पहला ऑप्शन दिया गया था वो है। इसका मैंने पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो जीरो आ गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये वाली। फिर मैंने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। अब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो 1 आ जाना चाहिए। तो देखो 3 3 जा 9, जे कैप है नहीं तो जीरो, प्लस माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, 9 माइनस 9 माइनस 5 4, 4 बाई 4 1। ओहो, ये भी सेटिस्फाई। तो इसमें बाकी ऑप्शन में करना ही नहीं पड़ा आपको। तो क्या हो गया, सीधा सीधा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड भैया। इनका और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई जादू का मंत्र या फॉर्मूला नहीं होता है कि आपको लगाओगे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं इनको। तो आपको ऑप्शंस पे नजर मारनी ही पड़ेगी, और अपनी खुशकिस्मती ये रही कि पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट चलो। और ये क्लास देखो बिल्कुल अलग क्लास थी, बिल्कुल अलग क्लास थी, है ना, असाइनमेंट सोल्व। जब मैं क्लास के अंदर प्रॉपर जब असाइनमेंट सोल्व करवाता था तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी इन्जॉय करते थे। अब आज मुझे पता नहीं है कि आप लोग इन्जॉय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, और इसकी वैल्यू दी गई है अल्फा आई कैप ये अल्फा है भाई, गलती से ए टाइप हो गया ये, है ना। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक। 2j कैप प्लस बीटा के कैप, ठीक है भैया, ये है ए वेक्टर। और एक और है लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर। ये क्या कह रहे हैं, ये जो वेक्टर है किसके प्लेन में है, बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड सी वेक्टर आई कैप प्लस के कैप। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा विल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया भैया ये तो। ये क्या कह रहा है कि जो ए वेक्टर है ना, ये बी और सी इन दोनों के प्लेन में है। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। और कभी भी अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो जाएं तो उसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो। वीडियो देख लो अपना वेक्टर अलजेब्रा की, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर के अंदर ही मिल जाएगा आपको, पहले दूसरे के अंदर ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के एप्लीकेशन। क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है। किसका वॉल्यूम, पैरेललेपाइप्ड का वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम बताता है, और ये जीरो अगर मान लो, कोप्लेनर का मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। तो अगर कभी भी तीन साइड एक ही प्लेन में है, कैसे भी बना लो आप, कैसे भी बना लो, क्या वॉल्यूम बना सकती हैं, कि ये नहीं बना सकती हैं। तो ये कितना आएगा, जीरो। तो कभी भी ऐसे आ जाए ना कि भाई तीनों एक प्लेन में है, मतलब कोप्लेनर हैं, और कोप्लेनर है तो उनके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूले याद है, नहीं है, नहीं है तो करो। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये बी, बी एक्स, बी वाई, बी जेड जो पहले है वो सेकंड रो में, ये सी एक्स, सी वाई, सी जेड इक्वल टू जीरो। तो देखो ए एक्स ए वाई ए जेड की जगह कितना लिख दूं,
अल्फा टू बीटा बी एक्स बी वाई बी जेड 1 1 0 और यहां से 1 0 1 इजीली सोल्व कर लोगे। नहीं करते हो तो मैं कर लेता हूं भाई। ये हो गया अल्फा 1 माइनस 0 माइनस 2, इस बार इसको करते हैं, इनको हटाओ तो 1 माइनस 0 प्लस बीटा 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आगे अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो आगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए। तो देख लो अब कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 13। अल्फा प्लस बीटा 2 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 1 1। अब देखो इसके और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन ये सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अपन अल्फा बीटा नहीं बता सकते हैं, यहाँ से नहीं बता सकते। इसका मतलब ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि कौन से ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डी इसका करेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 1 1 ही हो, है ना। इसकी वैल्यू 1/2 और 1/2 और 3/2 होगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन में वो है ही नहीं। तो यहाँ से अल्फा और बीटा की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल हैं, इन ऑप्शन में तो ए की वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि जो ए ऑप्शन है वो 2 2 है, तो 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। बी 1 और 2 है, ये 3 हो जाएंगे। सी 2 और 1 है, ये भी 3 हो जाएंगे। और डी है 1 और 1, तो 1 + 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। और देखो ये जो क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा के जो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जिनमें यूज हो रही है, ये गेट के एप्टीट्यूड वाले पार्ट में भी आ सकते हैं। नेट में तो एप्टीट्यूड का पार्ट ऐसा नहीं आता है, लेकिन गेट का एप्टीट्यूड पार्ट काफ़ी साइंटिफिक होता है ना, उसमें आ सकते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 पॉइंट दिए गए हैं और पूछा गया कि इन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन नंबर 14 जो है किसके बारे में है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इक्वेशन अभी उतार लो कहीं पर भी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। और 3 पॉइंट कौन से हैं? जैसे में x1 y1 z1 कोमा x2 y2 z2 कोमा x3 y3 एंड z3। आपको 3 पॉइंट दे गए हैं और इनसे पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन आपसे पूछ लिया है। तो कैसे करना है देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन रट लो, दिमाग में छाप लो, स्पेशली फॉर IIT जैम एंड गेट। IIT जैम में इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो गया। इनकी वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, कितनी दी गई है मैं करके नहीं बताऊंगा, गुणा भाग। 2 - 1, ये 2 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये -1 है, और r कितना है? -1 है, 3 है और 2 है। ठीक है, और ये इसको किसके बराबर रखना होता है? 0 के, ध्यान रखना, तभी तो आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको 0 के बराबर रखना होता है। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गई, इसको बराबर 0 रख दो। अब आप कहोगे सर ये 3 पॉइंट हमें दें तो हम किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2 z2 माने, और किसको x3 y3 z3 माने? तो ये फर्क नहीं पड़ता, आप इन तीनों में से किसी भी एक को फर्स्ट पॉइंट मान सकते हो, दूसरे को सेकंड मान सकते हो, और जो बच गया उसको तीसरा मान सकते हो। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके रो का ऑर्डर बदलने से सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क आता है, और बराबर में 0 है तो नेगेटिव क्या उखाड़ लेगा। अगर कोई भी इक्वेशन है
इसमें अगर पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड, दूसरी साइड जीरो है, जीरो सबका काम ख़त्म कर देगा। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लोगे, डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता ही है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। नहीं हो तो भी आप मेरे से बात करना, बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और बता देते हैं। ये मैं मिटा लेता हूँ। द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, एक वेक्टर है, वो भी कैसा है? यूनिट वेक्टर है। मतलब एक वेक्टर है तो उसको यूनिट वेक्टर को मैं कैप लिख लेता हूँ, और ये परपेंडिकुलर है किसके? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप के। ये कोई भी यूनिट वेक्टर है जो हमें नहीं पता है, ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड लाई इन द प्लेन ऑफ, और ये जो है ए कैप, ये लाई करता है, लाइज इन द प्लेन ऑफ, किसके प्लेन में? 7i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, 7i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड i कैप माइनस 5 जे कैप, i कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 3k कैप। तो आपको वो यूनिट वेक्टर बताना है जो इसके क्या हो? परपेंडिकुलर हो और इन दोनों के प्लेन में लाई करे। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं बताओ? या तो आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो, बिना उसके तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसी कंडीशन को बहुत सारे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से पहले देखो, पहले जो ऑप्शन COD है, आप डाउनलोड कर लेना पहले इमेज उसको। COD तो वैसे ही कट गए, क्योंकि COD क्या नहीं है? यूनिट वेक्टर नहीं है। क्या नहीं है? यूनिट वेक्टर नहीं है। ए और बी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए ऑप्शन है आपका 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 19, और जो बी ऑप्शन है वो है आपका 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 19। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है, ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। तो 2 3 जा 6, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस 3, माइनस का 3 प्लस का 3, ओ सॉरी माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 3। सेटिस्फाई हो गया? हो गया यार ये तो। ये देखो 3 2 जा 6, माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस, अरे तो सेम ही ऑप्शन हो गए, सेम ही लिख लिए मैंने ये तो। सॉरी, ये ऑप्शन जो है इसमें ये -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, और ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अरे ये ऑप्शन ये था, मैंने गलती से सेम ही ऑप्शन उतार लिए थे दोनों। एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। तो इसमें देखो 3 2 जा 6, माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 3, माइनस का 1 और माइनस का 3 तो प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी कट गया। और सी और डी ऑप्शन क्यों कट गए? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर ही नहीं है। और ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 3 2 जा 6, माइनस के 3 और माइनस का 3 प्लस का 1, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये इसके प्लेन में है या नहीं है। तो क्या करना है? अभी बताया था, डिटर्मिनेंट बनाओ, क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, सेम प्लेन के अंदर है। अब आपको करने की जरूरत नहीं है इस ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि बाकी 3 तो कट गए भाई, है हो ही नहीं सकते वो तो। COD तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो यूनिट वेक्टर ही नहीं है। ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जो बच गया वही हो गया, सीधी सी बात है। और मान लो अगर 2 ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते इस कंडीशन को, तो फिर अपने को ये भी चेक करना पड़ता। ये कैसे चेक करते हैं अपन? लाइज इन द प्लेन, इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में है, तो तीनों के लिए डिटरमिनेंट बनाते। अभी मैंने चेक करना बताया था ना कोप्लेनर का, कोप्लेनर के लिए वॉल्यूम निकालते हो, क्योंकि कोप्लेनर कभी भी वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालना, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं, ये अच्छे से कर लेना, बाकी के आगे के ट्राई करना। और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आ रहे हैं तो आप मेरे को जो है
टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पर भी बता देना कि सर आप ये क्वेश्चन स्किप कर दो, ये हमें कम्प्लीटली आ गए हैं, ये बहुत ईजी हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टे सेफ, टेक केयर।